गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं शेफाली। जैसा कि आपको सर ने बताया था कि डीटीसी की तरफ से केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपको एनडीए केमिस्ट्री की एनडीए एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की क्लास से। और आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनडीए बायोलॉजी में जो एनडीए बायोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको मार्क्स गेन करने के लिए। और एनडीए बायोलॉजी के कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हर बार एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था सेल चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग। टिश्यू चैप्टर हो गया, या फिर डिजीज़, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई, वायरल डिजीज़ हो गई, और क्लासिफिकेशंस जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से वो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो बायोलॉजी है एनडीए के लिए, उसका फर्स्ट टॉपिक जो है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम जो टॉपिक्स वो पूछता है उसको भी साथ साथ क्लियर करूं, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट किया है वो है सेल। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि द सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन हैविंग। इसका मतलब है कि जो सेल वॉल होती है फंगस की, वो प्लांट की सेल वॉल से कैसे क्या करती है, डिफरेंस करती है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता दूं कि सेल क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने करी है, ठीक है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी को पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया होता है दैट इज सेल। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी को पता है कि हम सब सेल से बने हैं, है ना। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, दे आर कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर एंड सम, और जैसे हम लोग हो गए या जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, तो हम क्या है, मल्टी सेल्युलर हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि सेल की डिस्कवरी किसने करी, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन 1665 रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी। इन्होंने क्या किया था, एक पेड़ की छाल ली थी, है ना, बार्क ऑफ अ ट्री, और उसको इन्होंने क्या किया, अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा। तो इनको लगा कि कुछ हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया, और इन्होंने वो जो हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे क्या था कि छोटे छोटे रूम्स टाइप के दिखाई दे रहे थे इनको, और इन्होंने इसी स्मॉल रूम्स को एम्प्टी स्पेस बोला, और इन्हीं एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं सेल। तो हम सबकी जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उनकी जो बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल से बना होगा, ठीक है। और अगर मैं सेल की बात करूं तो सबसे पहले सेल के बाहर एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड इनसाइड द सेल। और उसके सेंटर में एक डेंस सा पोर्शन होता है जिसको आप कहते हो ब्रेन ऑफ द सेल, जो है न्यूक्लियस, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। और जो लाइसोसोम है उसको आप कहते हो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, और प्रोटीन फैक्ट्री हो जाएगा राइबोसोम्स, है ना। तो अलग अलग सेल ऑर्गेनल अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम अपने क्वेश्चंस में आते हैं। तो एक चीज और बता देती हूँ, जैसे कि जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेल होती है ना, उसकी आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब होता क्या है कि एनिमल की सेल में जो ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना। लेकिन प्लांट्स में या फंगस हो गया या बैक्टीरिया हो गया, इनमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा बाहर एक और कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्टिव होती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ किस में होती है, प्लांट्स में होती है, और कुछ फंगस या बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन हैविंग। तो प्लांट सेल और फंगल सेल में क्या डिफरेंस है, तो आप सभी को पता है बच्चों। इसका आंसर है, जो फंगस की सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा
कलर वो कर देती हूँ। तो इसका आंसर जो है, फंगस की जो सेल वॉल बनी होती है बच्चों, वो बनी होती है काइटिन से। कभी कभी यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है फंगस की सेल वॉल बनाने के लिए, और कुछ ग्लाइकोलिपिड से भी बनी होती है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोई भी मान लीजिए सिंपल सी सेल है, इस सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट्स हो गए या फिर फंगस जो हो गए, इनमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक थिक लेयर होती है, और इसी थिक लेयर को हम क्या कहते हैं, इस थिक लेयर जो बाहर ये आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब ये सेल वॉल प्लांट्स में होती है, और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किससे बच्चों, सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल्यूलोज। अगर मैं बात करूं फंगस की, तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स की जो बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेल वॉल है, वो बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, और सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेक्राइड, ये एक सेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फंगस की, तो फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन से और कुछ प्रोटीन से बनी होती है। और अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, तो बैक्टीरिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसके बाहर एक सेल वॉल होती है, वो बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। समझ में आया, ग्लूकन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है कि द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, और प्लांट्स की मैंने आपको बता दिया सेल्यूलोज से बनी होती है, और जो बैक्टीरिया होता है उनके बाहर भी सेल वॉल होती है, वो बनी होती है कुछ ग्लाइकोलेक्स से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनल दैट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में। जैसे मैं आपको बोलूं, आप क्या हो, आप प्रोकैरियोटिक हैं या आप यूकैरियोटिक हैं। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। आप सिंपली इसको बोर्ड में देखिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या वो दो टाइप की उसमें डिवाइडेड है। ठीक है, कुछ होते हैं प्रोकैरियोट्स। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है या प्रोकैरियोटिक वर्ड का मतलब क्या है, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, अब जरा बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले ये प्रोकैरियोट का मतलब क्या है। प्रो का मतलब होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव। ठीक है, और प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना या पुराने टाइप का। ठीक है, एंड ये जो ये कैरियोटिक वर्ड है ना, ये आया है कैरियन से। और आप सभी को पता है कि जो हमारा सेल होता है, सेल, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये इसके अंदर का लिक्विड हो गया साइटोप्लाज्म, और इसके सेंटर में द ब्रेन ऑफ द सेल, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियस। ठीक है, तो मैं आपको कह रही थी कि प्रोकैरियोटिक कौन होता है, तो ध्यान से सुनना बच्चों। प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियन मतलब होता है कैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक मतलब द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका जो ये न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस ये पुराने टाइप का होता है। अब आप कहोगे पुराने टाइप का मीन्स क्या होता है, तो पुराने टाइप का मतलब ये होता है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका जो ये न्यूक्लियस है ना, ये पूरा साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाता है। समझ में आया आपको, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हो कि ये न्यूक्लियस है या ये साइटोप्लाज्म है। ठीक, और ऐसे टाइप के, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे टाइप का न्यूक्लियस जहाँ पे आप पता नहीं लगा पाते हो कि भाई यहाँ न्यूक्लियस कहाँ है, साइटोप्लाज्म कहाँ है, बिकॉज न्यूक्लियस आर डिसॉल्व इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और ऐसे टाइप के हम न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसको बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है पूरा साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो गया, और इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, और जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो इनके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। और बाकी जो सेल ऑर्गेनल इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इन सब के बाहर भी क्या नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, विच डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इन्हीं प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा, लेकिन उसके बाहर, या कोई भी मान लीजिए लाइसोसोम तो है, मगर उसके बाहर कोई क्या नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है। तो जो प्रोकैरियोटिक है, आप उसमें कह सकते हो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, और न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं, ऐसा न्यूक्लियस जो कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। समझ में आ गया। और इनमें एक और चीज होती है, दे लैक व्हाट, दे लैक
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, समझ में आया? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, तो इनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बाहर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो होते कौन है ये? तो प्रोकैरियोटिक में आते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अगर आप कोई भी बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, है ना। और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, जिसको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो जितने भी इस दुनिया में बैक्टीरिया हैं, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो, है ना, या फिर वो कोई भी बैक्टीरिया, मान लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गया, सैल्मोनेला टाइफी हो गया, ठीक है। तो जितने भी इस दुनिया में बैक्टीरिया हैं, चाहे वो यूजफुल है, लैक्टोबैसिलस, है ना, एक यूजफुल बैक्टीरिया है जिससे मिल्क से क्या बनती है? कर्ड बनती है। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड यूकैरियोट्स कौन होते हैं? यू मीन्स होता है ट्रू, ठीक है। और कैरियोटिक वर्ड आया है कैरियन से, और इसका मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके, देखो इधर ये आपको सेल दिखाई दे रही होगी, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और सेंटर में है न्यूक्लियस। तो और न्यूक्लियस के बाहर भी एक बाउंड्री होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, अगर आप इनकी सेल को ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में तो आपको दिखाई देगा कि जो न्यूक्लियस है ना, बिल्कुल अच्छा आपको एकदम डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल के बाहर अच्छी खासी क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, and outside the nucleus there are two nuclear membrane and also the membrane bound cell organelles are present, इसको हम कहते हैं यूकैरियोट। और ये यूकैरियोट होता है ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, हम सब यूकैरियोट है। अगर आप हमारी सेल को निकाल के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई हाँ, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनल आपको बिल्कुल दिखाई देंगे, ठीक। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन से वाला, which of the following is an organelle that is not found in prokaryote, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में नहीं होता, ठीक है। तो आप सभी को बताएं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें, मैंने अभी आपको बताया, उनमें सेल वॉल होती है ना। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, ग्लाइकोलेक्स से बनी होती है, ठीक। उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तभी तो बाहर सेल वॉल होगी। राइबोसोम्स भी होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि उनकी बॉडी में प्रोटीन्स भी बनती है। लेकिन जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, उनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एब्सेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। आप सभी को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए और अपनी खुद की राइबोसोम्स होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ठीक। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है दिखने में? डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो डीपली फोल्डेड होती है, ठीक है। और डीपली फोल्डेड होने के वजह से ये मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करती है, ठीक है, मैक्सिमम एरिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब भाई कोई, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये दूसरा है लेकिन ये थोड़ा जिगजैग है, तो ज्यादा सरफेस एरिया कौन कर रहा है? ये कर रहा है ना गेन। तो जहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहाँ ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसको आप कहते हो पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि सेल रेस्पिरेशन करता है और रेस्पिरेशन करने के बाद एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट नहीं होता, ठीक। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच वन अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। तो ये कह रहा है कि इनमें से ये मैंगनीज, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, इनमें से कौन से वाला एक जो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसका कंपोनेंट है ना, यानी कि उससे बना है वो, ठीक। तो आपको मैंने अभी बताया कि बच्चों जो ये सेल वॉल है ना, ये एनिमल्स में एब्सेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। ये प्लांट्स में होती है, फंगस में होती है, और किस में होती है? बैक्टीरिया में होती है, ठीक है। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई प्लांट की सेल बनाऊं तो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लांट्स में
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या बताया मैंने, एक एक्स्ट्रा इसको प्रोटेक्शन देने के लिए। क्यों? जो प्लांट्स हैं, देखो प्लांट्स को ना बहुत सारी एडवर्स कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो भाई जब हमें ठंड लगती है तो हम लोग बहुत सारे स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, है ना, और हमें जब गर्मी लगती है तो हम लोग एसी वगैरह चला लेते हैं। मगर जो प्लांट्स हैं वो तो बाहर है ना, ठीक है ना, उनके पास कोई कपड़े हैं ना कुछ है, तो उनको सर्दी में हो या गर्मी हो उनको बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। इसीलिए नेचर में उनको पहले से ही सेल मेम्ब्रेन, जो आपको ये अंदर दिखाई दे रही है ना सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक एक्स्ट्रा वॉल होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक, तो ये प्लांट की सेल वॉल किससे बनी बताई थी मैंने, सेल्यूलोज। ठीक, और ये सेल्यूलोज एक क्या होता है बच्चों, पॉलीसेक्राइड है, मतलब ये एक शुगर है, शुगर, और शुगर बहुत सारी शुगर जब कंबाइन होती है उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। ठीक, और ये प्लांट का न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, और ये साइटोप्लाज्म, और इसमें बहुत सारे क्या है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब प्लांट्स में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और एनिमल में उनमें काफी डिफरेंस होता है। जैसे प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल में नहीं होते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सेल वॉल है ये बनी होती है सेल्यूलोज से, और क्वेश्चन में था कि इनमें से कौन से वाला कंपोनेंट जो होता है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है कैल्शियम। ठीक है, अब ये कैल्शियम क्या करता है, तो जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है बाहर प्लांट की सेल वॉल में, कैल्शियम आयंस, ये क्या करते हैं, कैल्शियम आयन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, रूट्स जब प्लांट जो होती हैं वो अपनी रूट हेयर्स के थ्रू सॉइल से रूट को एब्जॉर्ब करती हैं, तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं ये कैल्शियम आयंस। समझ में आ गया? तो जो मैंने आपको बताया कि जो सेल वॉल है प्लांट की वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, और सेल्यूलोज का जो कंपोनेंट है वो है कैल्शियम, और कैल्शियम एक तो एंजाइम्स भी प्रोडक्शन करता है, और कैल्शियम मैंने आपको बताया कि प्लांट्स को मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one among the following cell organelle is semi-permeable? अब बच्चों ध्यान से सुनना आप लोग, आपने पढ़ा होगा सेमी का मतलब होता है हाफ, एंड परमेबल का मीन्स होता है परमिशन, मतलब ऐसा कुछ जो कि कुछ ही सब्सटेंसेस को परमिशन दे, है ना, उसको कहते हैं सेमी परमेबल। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से बताइए कौन से वाला सेल ऑर्गेनल पूछ रहा है, वो सेल ऑर्गेनल। अब आप सोचेंगे कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो तो क्या होती है, या सेल मेम्ब्रेन जो होती है, दोनों एक ही के नाम है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बाहर सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसी का नाम क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और इसके बाद ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, है ना। अब ध्यान से सुनना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसको एसपीएम भी कहते हैं। एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आप फटाफट जाएंगे और आप फटाफट टिक मार देंगे, लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टिक मार दिया, बट ये गलत है। ठीक है, जो ये मैंने अभी आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन है जो कि क्या है, सेमी परमेबल है। अब आपको पता है, आपने पढ़ा था कि जो कोई भी सेल होती है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो, वो सेमी परमेबल होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, कुछ ही मटेरियल को इन और आउट करती है। ठीक है, वो सारे मटेरियल या मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आने नहीं देती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसको सेमी परमेबल इसलिए बोलते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, आधा। ठीक है, और परमेबल का मतलब होता है परमिशन देना। ठीक, परमेबल मीन्स परमिशन देना। लेकिन यहाँ पे जो आप आंसर टिक करेंगे वो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आंसर नहीं टिक करेंगे, आप टिक करेंगे न्यूक्लियस। क्यों? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से पढ़िए। विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, इनमें से कौन से वाला, वो सेल ऑर्गेनल पूछ रहा है। समझ में आया? सेल के पार्ट्स नहीं पूछ रहा, वो सेल ऑर्गेनल पूछ रहा है। तो सेल ऑर्गेनल आपको पता है न्यूक्लियस, आप सभी को पता है बच्चों कि जो सेल है उसके सेंटर में एक डेंस डार्क सा पोर्शन होता है जिसको आप कहते हो न्यूक्लियस। अब अगर मैं इस न्यूक्लियस को देखूं तो इस न्यूक्लियस के बाहर होती है भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के बाहर दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वो पोरस होती है बच्चों। पोरस मतलब उसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर्स क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका मतलब ये हुआ कि साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है और न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो
जो आंसर होगा कि भाई कौन से वाला सेल ऑर्गेनेल जो है वो सेमी परमेबल है, तो न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following contain enzymes for cellular respiration? इनमें से जैसे डिक्टियोसोम, ठीक है, डिक्टियोसोम हो गया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनमें से कौन से वाला सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो कि क्या करता है अपने अंदर एंजाइम जिसके अंदर प्रेजेंट होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। तो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो। क्यों कहते हो पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और यही एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, जो भी मतलब सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में और एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो आंसर होगा किसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन करने के लिए, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पावर हाउस ऑफ दी सेल। ठीक, और इतना समझ में आ गया होगा आपको। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे एंजाइम सेल्यूलर रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है When dried raisins are put in plain water, they swell up. जब आप रेजिन यानी कि किशमिश, जब आप सूखे हुए किशमिश को पानी के अंदर डालते हो तो क्या होता है भाई, वो स्वेल हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं। आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट करके अपने घर में भी कि आपके पास पानी है, आप रात को क्या करोगे उसमें किशमिश भिगा देना और सुबह उठ के जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो स्वेल हो रखे हैं, है ना। तो वो कौन सा प्रोसेस है, आपने पढ़ा होगा कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें दो चीजें क्या, एक तो गैसेस, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है लिक्विड, है ना। जो गैसेस और लिक्विड वो इन और आउट कैसे करती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे गैसेस मूव करती हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू, और वाटर की मूवमेंट कौन से प्रोसेस से होती है। तो आपने पढ़ा होगा बच्चों क्लास में कि दो प्रोसेस आपने पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा डिफ्यूजन और एक पढ़ा होगा ऑस्मोसिस। तो आप सभी को पता है कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी लिक्विड का मूवमेंट होना, कहाँ से मूवमेंट होना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, है ना। कोई भी जो लिक्विड है अगर वो अपने हाई कंसंट्रेशन में, मान लीजिए इधर देखिए जैसे एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अगर मैं दो पार्ट्स बना दूं और मान लो इस वाले पार्ट में जो है मेरे पास 60 लीटर वाटर है और इस वाले पार्ट में 40 लीटर वाटर है और ये है मेरे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपको पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे ना यहाँ पे H2O, वो कौन से वाले पार्ट से कौन से वाले पार्ट में जाएंगे, तो जहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, ये 60 वाला जो पोर्शन है, यहाँ से 40 की तरफ मूवमेंट होगी वाटर की अलोंग द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जो ये प्रोसेस होती है कि भाई आपने रात को रेजिन रखी और वो सुबह फूल गए, तो ये भी कौन सी प्रोसेस है, ऑस्मोसिस। कैसे पता चला आपको, देखो ऑस्मोसिस हमें ऐसे पता चला कि जो रेजिन है ना उनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, ठीक है, और जिस ग्लास में आपने उसको डाला था उस ग्लास के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो कहाँ से कहाँ मूव करेगा वाटर, ग्लास से कहाँ करेगा, रेजिन की तरफ मूव करेगा, है ना, और रेजिन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्वेल हो जाएगा। ठीक, तो ये यही पूछ रहा है कि व्हेन ड्राइड रेजिन, जब आपके पास सूखे हुए रेजिन आपने पानी में डाला प्लेन वाटर में तो वो स्वेल हो गए। इफ पुट अगेन, और वापस से उसको ब्राइन सॉल्यूशन में डाला, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्वस NaCl, ठीक है, एक्वस NaCl मतलब नमक का पानी जो होता है ना, नमक का पानी, उसमें वापस से डालोगे आप तो फिर से श्रिंक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई नमक के पानी में क्या है बताओ, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्ट ज्यादा है, और सॉल्ट मतलब सोल्यूट ज्यादा है, तो उस टाइम किशमिश में ज्यादा पानी हो गया और जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें वाटर कम है, तो फिर किशमिश से बाहर आएगा, है ना। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर की मूवमेंट होगी। तो ये जो प्रोसेस है इसका आंसर क्या होगा, ऑस्मोसिस। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। सेल मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल
बिकॉज भाई ये पूछ रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी सेल की जो कवरिंग होगी ना, सेल की मेम्ब्रेन जिसको आप कहते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कुछ ही सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म के अंदर आने देती है और कुछ ही को बाहर जाने देती है। मतलब दे अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू इन एंड आउट ऑफ द सेल। समझ में आ गया? तो इसीलिए तो इसका ऑप्शन में क्या होगा कि इट इज मेड अप ऑफ सिलेक्टेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। आपको पता होना चाहिए, जैसे प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है बाहर से वो सेल्यूलोज से बनी होती है, ऐसे ही जो हम लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन से। ठीक है, और इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और नाम से जानते हैं। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसे क्या कहते हैं? लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है निकल्सन एंड सेंगर एंड निकल्सन ने हम लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था। मतलब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स और किससे बनी होती है भाई? प्रोटीन से। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर। इट डज नॉट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सम सब्सटेंसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर। ये कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंसेस को हाई से लो की तरफ नहीं जाने देती क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अकर ओनली इन स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो सिर्फ एक ही इसमें होता है, ऐसा भी नहीं होता। फोर्थ है it allow the movement of certain molecule and in and out of the cell while the movement of other molecule is prevented। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये इट ओनली अलाउ, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसको दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? सेमी परमेबल। इसका मतलब होता है कि इट ओनली अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल टू इन एंड आउट ऑफ द सेल। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और अंदर आ जाएगा एकदम सेल के साइटोप्लाज्म के, या जो भी साइटोप्लाज्म से बाहर निकलना चाहे वो एकदम नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो कुछ ही मॉलिक्यूल को इन एंड आउट करती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ कि इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is considered as a cell within a cell? देखो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ये बताइए कि इनमें से कौन से वाला सेल ऑर्गेनल है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल विद इन अ सेल। या फिर इसके अलावा एक और आ सकता है लिखा हुआ क्या कि इनमें से कौन क्या है? सेमी ऑटोनोमस। क्या है? सेमी ऑटोनोमस। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो सेमी ऑटोनोमस है। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। ऐसे सेल ऑर्गेनल, आपने जब थोड़ा बहुत सेल के बारे में पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपना खुद का क्या होता है? डीएनए और खुद की राइबोसोम्स होती है। ठीक है, तो अगर खुद की राइबोसोम्स हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपनी खुद की क्या फॉर्म कर सकते हैं? प्रोटीन फॉर्म कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको पता है कि एक्चुअली में जो डीएनए है वो कहाँ होता है? जैसे आपको पता है कि ये सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है यही इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर जो कि डीएनए से बने होते हैं। तो एक्चुअली में डीएनए और ये सब डीएनए जो है वो वैसे तो न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना। और जो राइबोसोम्स होगी वो साइटोप्लाज्म में ऐसे करके राइबोसोम्स के पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। बट ये वो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए इनमें से न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन चारों में से कौन सा ऐसे वाला सेल ऑर्गेनल है जिसको हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मैंने आपको बता दिया। ये सेल विद इन अ सेल का मतलब मैंने आपको बताया कि जिनके पास अपना खुद का क्या होता है? डीएनए होता है और राइबोसोम्स होती है, यानी कि जो अपना खुद का क्या फॉर्म कर सकते हैं? प्रोटीन फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, एक प्लास्टिड्स, ठीक है, जो प्लांट सेल में होते हैं, और प्लास्टिड्स में भी क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, ये दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो सेमी ऑटोनोमस या फिर जिनको आप क्या कहोगे? सेल विद इन अ सेल, जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और अपनी खुद की राइबोसोम्स होती है, तो अपनी खुद की प्रोटीन फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। और ये एक टाइप का क्या है? प्लास्टिड्स। ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट्स में, ये एनिमल्स में नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following cell organelle does not possess nucleic acid? इनमें से कौन से वाला ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना न्यूक्लिक एसिड यानी कि अपना खुद का क्या नहीं होता भाई? डीएनए।
ठीक है, अपना खुद का डीएनए। न्यूक्लिक एसिड्स किसको बोलते हैं? डीएनए, आरएनए, इनको न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, है ना। अब इनमें से कौन से वाला सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना न्यूक्लिक एसिड यानी कि खुद का डीएनए नहीं होता? तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को भी अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर दो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंस रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो क्या करता है? राइबोसोम फॉर्म करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस के पास भी होता है अपना खुद का क्या? डीएनए और राइबोसोम, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट, मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें भी बताया था मैंने कि भाई क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे डीएनए और ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रोटीन वगैरह। तो न्यूक्लियोलस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, प्लाज्म। तो कौन सी वाला जो ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास क्या नहीं है? जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड नहीं है, तो वो क्या होगा बच्चों? वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके पास अपना खुद का डीएनए या राइबोसोम्स वगैरह नहीं होती, ठीक। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डज नॉट possess इट्स ओन जेनेटिक मटीरियल एंड कोडिंग प्रोटीन? मतलब इनमें से कौन से वाला सेल ऑर्गेनल है जिसके पास क्या नहीं है? ऐसा कौन से वाला सेल ऑर्गेनल है जिसके पास नहीं है क्या? अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं है और जो कि प्रोटीन्स को एनकोड करने में हेल्प करता है। तो आप सभी को बताएं कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम्स को कहते हैं, है ना। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? या तो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के ग्रैन्यूल्स होते हैं, या फिर आपने एक सेल ऑर्गेनल पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्केलेटल वो भी बोलते हैं, मतलब जो सेल का ये स्केलेटल है, ठीक है, स्केलेटल पार्ट है। अब ध्यान से सुनना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है कि जिसकी सरफेस के ऊपर क्या लगी होती है? जैसे मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और अगर इसकी सरफेस के ऊपर ऐसे कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स लगे हुए हैं, और ये पार्टिकल्स किसके होते हैं? राइबोसोम्स के, ठीक है। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से क्या लगे हों? राइबोसोम्स के पार्टिकल्स लगे हों, इसको हम क्या कहेंगे? इसकी सरफेस कैसी हो जाएगी? रफ हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम RER, ठीक। दूसरा, ऐसे वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं है और इसकी सरफेस एकदम स्मूथ है और ये बनी होती है पॉलीसेक्राइड से, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करती है भाई? राइबोसोम्स क्या फॉर्म करती है? प्रोटीन फॉर्म करती है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से वाला जो सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता और जो प्रोटीन फॉर्म करता है। तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके पास तो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है ना, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर वहाँ तो होता ही है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया भी मैंने आपको बताया, सेल विद इन अ सेल, इसको आप सेमी ऑटोनोमस कहते हो। और क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड, ये भी क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम, ठीक। जो राइबोसोम सेल ऑर्गेनल है वो अब उसके पास अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए नहीं होता है और वो क्या एनकोड करता है? प्रोटीन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टिड्स स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल? देखो आप सभी को पता होगा एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स, ठीक है बच्चों। प्लास्टिड्स की डिस्कवरी जॉर्ज E. पेलाडे इन्होंने करी थी और इसीलिए ये जो प्लास्टिड्स है ना इसको कभी कभी पेलाडे पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो ये प्लास्टिड्स होते हैं ना ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपको पता ही है बहुत ही फेमस प्लास्टिड, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ऐसा प्लास्टिड है जो क्या करता है भाई? सन की रेस को एब्सॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ठीक। क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब क्रोमा और क्रोमा मतलब होता है कलर। जो क्रोमोप्लास्ट होता है प्लास्टिड, दे गिव कलर टू दी प्लांट पार्ट्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, कोई ऑरेंज, कोई रेड, कोई पर्पल, कोई वाइट, है ना। अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, येलो कलर का हो गया, ग्रीन हो गया, वाइट हो गया। तो ये फल और फूल के कलर, ये प्लांट को जो कलर प्रोवाइड करने वाला प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। और प्लांट में वो वाला प्लास्टिड जो फोटोसिंथेसिस करता है वो कौन है भाई? क्लोरोप्लास्ट है, जो सन की एक अमाउंट में जो रेंज होती है एब्जॉर्प्शन करता है लाइट को,
को, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और तीसरा टाइप का जो प्लास्टिड होता है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ये ऐसा प्लास्टिड है जिसके पास कोई कलर नहीं होता। देखो क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड है वो कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, और ल्यूकोप्लास्ट कैसा प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड। और ये हेल्प करता है सिर्फ किस चीज़ में, ये हेल्प करता है स्टोर करने में, क्या, स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, फैट हो गया, अपने अंदर फैट ऑयल्स वगैरह स्टोर करने में जो प्लास्टिड हेल्प करता है वो है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टिड। तो प्लांट का कौन से वाला प्लास्टिड है जो अपने अंदर स्टार्च और ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करता है, तो वो क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। भाई ये तो सभी को पता है बच्चों, आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो, रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड सेल, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। आप सभी को बताएं सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी। इन्होंने बार्क ऑफ अ ट्री लिया और उसको अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इनको हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और वो जो हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर है उसके बाहर आउटर कवरिंग थी और छोटे छोटे स्पेस थे, और इसी को इन्होंने क्या नाम दिया था, सेल, ठीक। अब अगर एक क्वेश्चन आएगा कि भाई लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी है, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी लेवेनहुक ने, ठीक। इन्होंने पॉन्ड वाटर का यूज करके लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, और नॉर्मली जो सेल की डिस्कवरी करी थी वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। और नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। फिर दो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम, एक का नाम था शेल्डन, एक का नाम था श्वान। इन्होंने मिलकर दी थी सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी के कुछ 2 पॉइंट्स थे। पहला क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, और सेकंड था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वर्चाउ। इन्होंने क्या किया कि सेल थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और एक थर्ड पॉइंट ऐड किया कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो हमारी बॉडी में नए सेल बनते हैं ना वो पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक। तो ये थी सेल थ्योरी। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे जैसे कुछ सेल ऑर्गेनल के नाम अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि गोल्गी अपरेटस, तो कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने उनकी डिस्कवरी करी है, ठीक है। तो ये सब तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने करी है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी है। और किसने करी है, बार्क ऑफ अ ट्री, जिसको आप क्या कहते हो, कॉर्क। और सभी को पता है कॉर्क तो डेड सेल होती है, ठीक है। लिविंग सेल की डिस्कवरी लेवेनहुक ने करी थी, ये अलग है। देखो अगर आएगा कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी है, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी लेवेनहुक ने, ठीक है। और कैसे करी थी, पॉन्ड वाटर के अंदर, ठीक, पॉन्ड वाटर के अंदर। और सेल की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्फ डिजाइंड व्हाट, माइक्रोस्कोप, अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप का यूज करके इन्होंने क्या करा, सेल की डिस्कवरी करी, ठीक है। और सेल हम सबकी क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ की, आप सभी को पता है, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अगला है इन अ लिविंग सेल व्हाट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। तो मैंने अभी बताया कि भाई किसी भी लिविंग सेल के अंदर राइबोसोम्स कहाँ बनती है। तो बच्चों ध्यान से देखना, राइबोसोम्स क्या होती है भाई, राइबोसोम्स इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि सेल के अंदर ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। अगर आपको मैं बताऊं कि राइबोसोम्स कहाँ बनती हैं, तो एक तो राइबोसोम्स मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा राइबोसोम्स देखिए कहाँ बनती है, ये सेल है मेरे पास, ये सेल का साइटोप्लाज्म हो गया है ना, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसको आप कहते हो ब्रेन ऑफ द सेल। अगर, और ये न्यूक्लियस के बाहर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर मैं इस न्यूक्लियस को बाहर निकालूं तो अब फिर इसको ऑब्जर्व करूं तो ये न्यूक्लियस भी ऐसा दिखेगा। देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के बाहर 2 मेम्ब्रेन होती है डबल, तो एक मेम्ब्रेन ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई, तो 2 मेम्ब्रेन होती है। और आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स। तो न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होती है। तो डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, पोरस, और फिर इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। ये क्या था मेरे पास, ये था मेरा न्यूक्लियस, और ये मैं न्यूक्लियस को मैग्नीफाई करके दिखा रही हूँ कि न्यूक्लियस के बाहर 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, ठीक है। मटेरियल इन एंड एक्सचेंज होगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर, और आउटर मेम्ब्रेन पोरस हो गई, इनर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई न्यूक्लियस की, और ये वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन,
ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर दो मेम्ब्रेन मैंने बताई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फिर से आपको एक या एक से ज़्यादा डेंस एक पोर्शन दिखाई देगा, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। और बच्चों यही वो रीजन है न्यूक्लियोलस जो कि क्या फॉर्म करता है। अभी क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि भाई राइबोसोम्स कहाँ बनती है, तो राइबोसोम्स कहाँ बनती है, न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, और न्यूक्लियोलस कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डेंस कलर का एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस ही के अंदर ही क्या फॉर्म होती है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स कहाँ बनती है, न्यूक्लियोलस के अंदर। समझ में आ गया। और इन्हीं राइबोसोम से फिर क्या बनती है आगे जाके, प्रोटीन्स। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following cell organelle is responsible for cellular respiration? तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई कौन से वाला सेल ऑर्गेनल है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है ना, जिसके अंदर, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसके अंदर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, डीपली फोल्डेड होती है। उसके अंदर एक मैट्रिक्स भी होता है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डीपली फोल्डेड। और ये जो डीपली फोल्ड्स होते हैं ये मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ के लिए, एटीपी की प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, और न्यूक्लियर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस टॉपिक का जो मैंने आपको सेल टॉपिक बताया था वो लास्ट क्वेश्चन है, और वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सेल विद इन अ सेल। बच्चों ये क्वेश्चन अभी शायद पहले कुछ ऐसा आया था कि भाई सेमी ऑटोनोमस या सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, है ना। क्लोरोप्लास्ट एक क्या है, प्लास्टिड है। और दूसरा मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनके पास अपना खुद का क्या होता है, इनके पास डीएनए होता है, और अपनी खुद की क्या होती है, इनके पास राइबोसोम्स, और ये इसीलिए अपनी खुद की क्या फॉर्म कर सकते हैं, प्रोटीन। तो इन्हीं दो स्ट्रक्चर को, प्लास्टिड्स को, है ना, और प्लास्टिड्स में भी क्लोरोप्लास्ट जो है इसको, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, सेल विद इन अ सेल। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये मैंने आपको, वैसे तो सेल चैप्टर बहुत ही बड़ा है अगर आप वैसे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको छोटा सा एक कंसाइज करके बताया कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है ना, एनडीए बायोलॉजी में जो सेल है थोड़ा सा आपको आइडिया आया होगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई सेल में डिस्कवरीज पूछ लेगा वो, या कुछ सेल ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल पूछ लेगा। जैसे आप सभी को बताया कि पावर हाउस कौन है, सुसाइडल बैग कौन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो सभी को बताए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से डीप होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, वैसे इतना टफ नहीं है। अगर मैं कहूँ तो अगर आप 9th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ये सब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी आपको, है ना। तो आप लोग बिल्कुल कम समय में अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और इस क्लास को हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो आपका टॉपिक पढ़ाऊंगी वो होगा टिश्यू। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू के कुछ 20 या 15 क्वेश्चंस लेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।